गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर हिंदी में पढ़ेंगे वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक ध्वनि है या लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े या खंड नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे हमारा दे रखा है किसान शब्द दे रखा है। क्या दे रखा है? किसान। किसान हमारा एक शब्द है, ठीक है। इसके अंदर कितने वर्ण छुपे हुए हैं वो देखिए। यहाँ पे हमारा है कै में क्या छुपा है? ई। उसके बाद हमारा श है, श में क्या छुपा हुआ है? आ। और उसके बाद हमारा क्या है? न वर्ण है जिसमें ए छुपा हुआ है। ये इस शब्द के टुकड़े हैं, ठीक है। ये जो टुकड़े हमने किए हैं ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। इससे ज़्यादा इस शब्द के टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए ये भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण है, ठीक है। आगे देखिए वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह क्या होता है? यानी क्रम से यानी क के बाद ख आएगा, फिर ग आएगा, फिर घ आएगा, च के बाद छ आएगा, फिर ज आएगा, फिर झ आएगा, फिर य आएगा। इस प्रकार से क्रमबद्ध समूह होता है, ठीक है। तो इस क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगत ध्वनियाँ, जो 3 आगत ध्वनियाँ हैं हमारे, एक तो ओ और ज और फ, ये आगत ध्वनियाँ हैं जो अंग्रेजी भाषा से ली गई हैं। जैसे इनका प्रयोग ऐसे वर्णों में होता है: ऑफिस, दफ्तर, ठीक है। आगे देखिए हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। व्यंजनों के नीचे लगा जो चिन्ह है, व्यंजनों के नीचे जैसे क के नीचे ये चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हल चिन्ह स्वर के अभाव का द्योतक होता है। स्वर के अभाव का यानी कि जो क वर्ण है इसके अंदर स्वर नहीं मिला हुआ है। स्वर मिला हुआ वर्ण इस प्रकार से क लिखा जाता है, ठीक है। और स्वर का जब अभाव हो जाता है तो उसके नीचे हल लग जाता है, यानी इसके अंदर स्वर नहीं है। वर्णमाला के सभी व्यंजन स्वर रहित होते हैं, परंतु उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता। इसलिए सरलता के लिए हम वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में ए का योग कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए री, श तथा अण वर्णों का प्रयोग प्राय संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, कृषक, ऋतु, बाण, कृपाण, षटकोण आदि। ड और ढ जो हमारे अतिरिक्त व्यंजन हैं, ड और ढ, वो हिंदी के विकसित ध्वनियाँ हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं थी। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, बल्कि शब्द के बीच में अथवा शब्द के लास्ट में प्रयोग होते हैं। जैसे ये ड और ढ है, ढ, इनका प्रयोग, इनसे कभी भी कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। जैसे हमने लिखा बढ़ई, ये बीच में आया। जैसे हमने लिखा पेड़, तो ये हमारा लास्ट में आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न्य और नय वर्ण का अलग से प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में ही मिलता है। इनका कोई अलग से प्रयोग नहीं होता है, ओनली संस्कृत शब्दों में मिलता है, जैसे वांग्मय, नय तत्पुरुष आदि। और जो आगत स्वर तथा जैफ है आगत व्यंजन है। आगे देखिए नेक्स्ट वर्णों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान यानी कि जब हम वर्णों को बोलते हैं तो उनका उच्चारण हमारे मुख के कौन से स्थान से होता है। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि यह जैसे उच्चारित होती है वैसे ही लिखी जाती है, तो शुद्ध उच्चारण का बड़ा महत्व होता है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु मुख के किसी न किसी अवयव से टकराकर बाहर निकलती है। जिस अवयव से जीभ या वायु टकराती है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्णों को 10 भागों में बांटा जाता है। नीचे एक सारणी दे रखी है और साइड में चित्र दे रखा है, तो इसको देखकर समझिए बच्चों। जैसे कंठ है, कंठे विभाग है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ए, आ और क वर्ग पूरा, क, ख, ग, घ और है और विसर्ग, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। अब खुद बोल के देख लिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ए, आ, क, ख, ग, घ। कंठ से साउंड थोड़ा कंपन सा होता है कंठ के अंदर, ये कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य जो होते हैं तालु से, ई और च वर्ग और य और स,
ये तालु से बोले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मूर्धन्य यानी मूर्धा, री, टे, ठे, डे, ढे, रे और शे। मूर्धा कहाँ होता है? हमारे जीभ के जो जस्ट ऊपर होता है, ऊपर की साइड। यहाँ पे चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारा मूर्धा कहाँ होता है। देखिए यहाँ पे मूर्धा होता है, ठीक है। यहाँ से बोले जाते हैं री, टे, ठे, डे, ढे, रे और शे। नेक्स्ट है दंत, दंत से ते, थे, दे, धे, ले और शे। ओष्ठ, ओष्ठ से ऊ, पे, फे, बे, भे। इनमें ओष्ठों से कार्य होता है, ये होठों से बोले जाते हैं। नासिका से अनुस्वार बोले जाते हैं सारे, ने, ने, मैं और ए, ठीक है। कंठ तालव्य यानी कि दो का यूज हो रहा है यहाँ पे। ए और आई है वो कंठ और तालु से बोले जाते हैं। देखिए ए कंठ से आवाज़ आ रही है और हमारी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श कर रही है, ए आई, ठीक है। तो ये कंठ तालव्य हो गया। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से ओ और औ, होठ कार्य कर रहे हैं यहाँ पे और कंठ से कंपन यानी आवाज़ निकल रही है, तो यहाँ पे हो गया कंठोष्ठ है। दंतोष्ठ, देखिए दंत और होठों का यूज हो रहा है यहाँ पे। वह बोलते हैं तो जो जीभ है हमारी वो दांतों के अंदर की साइड टच होती है और वह होठ हिल रहे हैं, ये हो गया दंतोष्ठ है। उत्क्षिप्त मूर्धा, ड और ढ, ड और ढ है वो उत्क्षिप्त मूर्धा से बोले जाते हैं, ठीक है। आपने विभिन्न वर्णों को उच्चारित करके उनके उच्चारण स्थानों का अनुभव कर लिया होगा। आइए अब हिंदी वर्णमाला के विभिन्न भेदों एवं उनके उपभेदों के विषय में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारे क्या आते हैं? स्वर आते हैं। स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर हमारे हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वरों का प्रयोग के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र रूप से और मात्रा के रूप में। स्वतंत्र रूप से जैसे लिखा हमने अब, क्या लिखा? अब, तो यहाँ पे इसका स्वतंत्र प्रयोग हुआ है। आज जो स्वर है उसका स्वतंत्र प्रयोग हुआ है। और मात्रा के रूप में, यानी कि मात्रा के रूप में किस प्रकार से होता है? जब व्यंजनों के साथ मिलाकर इनको लिखा जाता है तो इनका स्वरूप बदल जाता है और इस बदले हुए रूप या चिन्ह को स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ख लिखा, ख में हमें एक ही मात्रा लगानी है तो ये इसका रूप बदल जाता है, इस प्रकार से खे लिखा जाता है। तो व्यंजन के साथ जुड़े स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक सारणी दे रखी है जिसमें स्वर दे रखे हैं, उन स्वरों की मात्राएं दे रखी हैं और उन मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार से व्यंजन के साथ किया जाता है और उसका रूप किस प्रकार से बदली होता है वो सारा इसमें दे रखा है। बच्चों इसको समझ लेना। रे वर्ण के साथ ऊ की मात्रा जब लगाते हैं तो उस वो रे वर्ण के बीच में लगती है। ये ऊ की मात्रा है और ये ऊ की मात्रा है, ये रे वर्ण में इस प्रकार से लगते हैं। बाकी जो सारे वर्ण हैं उनके अंदर नीचे लगती हैं मात्राएं ऊ की। शब्दों में मात्राओं का बहुत महत्व होता है। मात्रा बदल देने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा और, ये और मीन्स होता है कि उस साइड यानी दिशा की ओर संकेत करता है कि इस और उस और जो हमारा ये और होता है इसका मतलब होता है कि इसके अलावा और, ठीक है। इस प्रकार से मात्राओं का बहुत महत्व होता है। मात्रा चेंज करने से शब्दों के अर्थ चेंज हो जाते हैं। आगे देखिए स्वर के भेद। हम जानते हैं कि स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के सीधी मुंह से बाहर निकलती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण में प्रयुक्त अंग के आधार पर। देखिए समय के आधार पर, देखिए ऋषु 3 भागों में, समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ऋषु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ऋषु स्वर वो होते हैं जिनको उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, जैसे ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर के उच्चारण करने में 2 गुना समय लगता है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें ऋषु स्वर से 3 गुना समय लगता है, जिसके आगे एक अवग्रह टाइप में निशान लगाया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, हे राम, सुनो आदि। इनका प्रयोग इस समय नहीं होता है। उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न के आधार पर देखिए,
अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। अग्र स्वर वो होते हैं जिनको उच्चारण करने में जीभ का अग्रभाग कार्यरत रहता है, जैसे ई, री, ए, ऐ, ये 5 होते हैं। पश्च स्वर भी 5 होते हैं, ऊ, आ, ओ और औ। इनके अंदर इनका उच्चारण करने में जीभ का पीछे वाला भाग सक्रिय रहता है। और मध्य स्वर वो होते हैं जिनमें जीभ का बीच वाला भाग सक्रिय रहे। मध्य स्वर में केवल एक स्वर आता है जो है ए। ठीक है, उसका आगे है उच्चारण में प्रयुक्त अंग के आधार पर। अंग के आधार पर कैसे? निरनुनासिक और अनुनासिक। जो हमारे हिंदी वर्णमाला में सारे स्वर हैं वो मुख से बोले जाते हैं, वो निरनुनासिक हैं। और जिनको बोलने के अंदर मुख के अलावा नाक के द्वारा जो होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये 10 होते हैं, जैसे ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको बोलने में नाक से साउंड निकल रही है। ठीक है, इनका जो लिपि चिन्ह होता है वो होता है चंद्र बिंदु। क्या होता है? चंद्र बिंदु। आगे देखिए बच्चों, अयोगवाह है। आपने स्वरों के साथ आगे उनके अंग और अह लिखा होता है, उनको हम अयोगवाह कहते हैं, जो ना स्वरों में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। ये है हमारे अनुस्वार और विसर्ग। क्या है? अनुस्वार और विसर्ग, ये हमारे अयोगवाह हैं। ठीक है, अनुस्वार अंग वर्ण अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है। ध्वनि के अंत में स्वर ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका उच्चारण अधिकतर न और मैं के समान होता है। यह अधिकतर बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में? बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। आगे देखिए विसर्ग। विसर्ग अर्थात अ, ये विसर्ग का है। संस्कृत शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण है के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह विसर्ग होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।